हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, है ना। उससे पहले आरएलवीपी पढ़ा था। तो कुछ स्टूडेंट के डाउट थे, सर कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है ना। तो मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वापस से कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है, किस टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आया था, आरएलवीपी की बात करते हैं हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमारा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। बताइए, यही आया था। इसको हम लोगों ने डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बोला था, आरएलवीपी। ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है किसके बराबर होता है? एक्स सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। पी नॉट क्या है यहां पर? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और पीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? तो एक्स सॉल्यूट को आप क्या लिख सकते हो यहां पे? एक्स सॉल्यूट को लिख सकते हो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये लिख सकते हो। अब ये सिंपल फॉर्मूला है कि जब भी आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात की जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। एक्चुअल में होता क्या है? फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग क्या, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारा सॉल्वेंट है और उसमें जो सॉल्यूट है वो बहुत कम रखा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे 2 ग्राम ग्लूकोज ले लिया मैंने इन 80 ग्राम वाटर। अब बताओ यहां पे सॉल्वेंट तो बहुत सारा है ना। सॉल्वेंट मतलब पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और उसमें सॉल्यूट जो है बहुत थोड़ा सा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जब भी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडीशन आती है तो यहां डिनोमिनेटर में से जो एन सॉल्यूट है अगर उसके मोल हम लोग नहीं लें, यहां पे सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट के मोल लें। अगर मान लो सॉल्वेंट के मोल है 50, है ना, सॉल्वेंट के मोल मान लो 50 मान लो, ऐसे बोल रहा हूं मैं, और सॉल्यूट के जो मोल है वो है 0.01। तो बताओ 50 में अगर 0.01 नहीं जोड़े तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मोल ऑफ सॉल्यूट है, इसकी क्वांटिटी मान लो बहुत कम है, किससे? एन सॉल्वेंट से, मोल ऑफ सॉल्वेंट से। तो एन सॉल्यूट कैन बी नेग्लेक्टेड। नीचे जो है डिवाइडेशन में से एन सॉल्यूट जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और नेग्लेक्ट करने के बाद में ये फॉर्मूला जो है आपके पास में बनता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बोलते हैं इसको, आरएलवीपी। तो ये आपके पास में हो जाता है, ये आपके पास में हो जाता है एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। बताओ सॉल्यूट तो नीचे से नेग्लेक्ट कर दिया गया यहां से, तो नीचे क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला था वो, है ना। तो ये फॉर्मूला जो है आपको तब यूज में लेना है जब सॉल्यूशन क्या हो आपका? डाइल्यूट हो, है ना। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, एनी टाइप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन दिस फॉर्मूला कैन बी कैलकुलेटेड। और जो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके किए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है। अब देखो यहां पर ये फॉर्मूला एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज में लेना है आपको, यहां पे कंडीशन लिख रहा हूं मैं, फिर मेरे पास डाउट आएंगे तो ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला डाइल्यूट सॉल्यूशन, पहली कंडीशन क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरी कंडीशन द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट which have the value of I is equal to 1। मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जहां पर I की वैल्यू 1 है, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 है, उनके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है।
है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, एंड इलेक्ट्रोलाइट विच है I इज इक्वल टू 1। अगर I इज इक्वल टू 1 नहीं हुआ, अब I इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है आपको पता होगा, ये होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, लाइक दैट। अगर यहां पर I इज इक्वल टू 1 नहीं है तो आपको क्या करना है बच्चों, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N सोल्यूट अपॉन N सोलवेंट इंटू I लगा देना है इफ I इज नॉट इक्वल टू 1, इसी फॉर्मूले के लिए। ठीक है, I इज इक्वल टू 1 एंड I नॉट इज इक्वल टू 1 एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अभी भी कंडीशन क्या ले रहे हैं हम लोग, डाइल्यूट सॉल्यूशन के ले रहे हैं। क्लियर, ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। फॉर्मूला ये तब लगाना है जब I की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि I की वैल्यू 1 रखते यही तो आ जाएगा यहां पे, है ना। I की वैल्यू यहां रख दी 1 तो यही का ये आ जाएगा, है ना। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से समझा दिया है कि जब हम लोग ये फॉर्मूला देखते हैं ReLP का, तो यहां पे X सॉल्यूट आता है, जिसमें क्या आता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि पानी बहुत ज्यादा हो और उसमें जो सॉल्यूट डाला गया है बहुत कम डाला गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडीशन में यहां पर जो N सॉल्यूट है, मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और नेग्लेक्ट करने के बाद में क्या बचेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों फॉर्मूले लगाने की जो कंडीशन है मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला है कि अगर जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट ना होकर कंसंट्रेटेड हो जाए, डाइल्यूट होकर कंसंट्रेटेड हो जाए, तब तो फिर हम लोगों को यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर कंसंट्रेटेड हो जाए तो मुझे तो क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर ये फॉर्मूला आप लगाओगे ना तो कैलकुलेशन आपकी जो है थोड़ी सी हार्ड हो सकती है। ये फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो कैलकुलेशन क्या हो सकती है आपकी, हार्ड हो सकती है। ये ReLP है। तो हम लोगों ने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको पता हो, एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, कौन सा, देखिए, एक और फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो जब सॉल्यूशन जो है आपका कंसंट्रेटेड हो जाए तो आपको फिर ये फॉर्मूला यूज करना, N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट। और यहां पर आप क्या कर सकते हो, इनटू I लगा सकते हो। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर, अगर I इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वहां पर 1 लिख देना, और नॉट इक्वल टू 1 है तो नॉट इक्वल टू 1, तो जो भी वैल्यू वहां पर रहेगी वो आपको डाल देना। क्लियर। फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो ऊपर वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला जो है कंसंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट दोनों के लिए काम में आ सकता है। मैंने ये लाइन बोली थी पहले भी, फिर भी बच्चों का डाउट आए, तो कंसंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट दोनों के लिए काम में लिया जा सकता है इस फॉर्मूले को। तो जितनी भी कैलकुलेशन अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कंपिटिटिव एग्जाम में, ध्यान से सुनना, कंपिटिटिव एग्जाम में आप इस फॉर्मूले को ही पुट करने की कोशिश करना। क्लियर। क्वेश्चन देख के पता पड़ सकता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है, वो क्वेश्चन देख के पता पड़ेगा, है ना। जैसे अगर एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, यहां पर क्वेश्चन है, मान लो 20 ग्राम यूरिया है। ठीक है, ये केस 1 ले रहा हूं मैं क्वेश्चन में, 20 ग्राम यूरिया, और केस 2 में लूंगा 30 ग्राम NaCl is dissolved in 80 ग्राम वाटर।
और यहां पे 30 ग्राम NaCl इज डिजोल्व इन 80 ग्राम वाटर। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस लिख रहा हूं मैं यहां पर कि यूरिया जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और जो NaCl है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर is 373 Kelvin and Kb is equal to 0.52 किलो kg प्रति पर मोल। ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहां पर भी हैं। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 373 Kelvin and Kb is equal to 0.52 किलो kg पर मोल। क्लियर? अब देखो यहां पे आपको ये पहचानना है, सीधा सीधा यहां पे आपको वैल्यू ऑफ सॉल्यूट दे रखा है और वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। ठीक है, वैल्यू ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। अब देखो 80 ग्राम वाटर में कितना यूरिया घुला हुआ है? 20 ग्राम। तो ये इतना भी डाइल्यूट नहीं है जितना हम लोग पहले लेके चल रहे थे। 2 ग्राम अगर लेता तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता। ठीक है, अभी यहां पर ये सॉल्यूशन जो है इतना भी डाइल्यूट नहीं है। ठीक है, जस्ट डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के बीच का सॉल्यूशन है। क्लियर? क्योंकि भाई जब भी हम लोग किसी चीज को घोलते हैं तो सॉल्वेंट तो ज्यादा ही लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे सॉल्वेंट है 80 ग्राम और 20 ग्राम इतना भी कम नहीं है जितना हम लोग पहले लेके चले थे। यहां पे 2 ग्राम लेता ना मैं तो ये बहुत कम हो जाता। अभी कितना लिया है? 20 ग्राम लिया है। तो क्वेश्चन देख के आपको पता पड़ रहा है कि इट इज नॉट अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं है ये। क्लियर? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के बीच का है। यहां पर भी जैसे NaCl है 30 ग्राम और 80 ग्राम वाटर है, तो ये भी क्या है? कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के बीच का है। तो इस केस में जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं है तो फिर हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सेकंड वाला। क्लियर? सेकंड वाला कौन सा फॉर्मूला आपके पास, आपको पता है? फॉर्मूला आपके पास में है P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट इनटू I। क्लियर? अब केस 1 में जहां पर यूरिया है उसके लिए तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1। लेकिन यहां पर I इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, तो NaCl के लिए I कैसे निकालोगे? आपको पता है I कैसे निकालते हैं? 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, इसे निकालते हैं। और जब अल्फा बराबर 100% हो, क्योंकि NaCl क्या है? एक तरीके से सॉल्ट है और हर टाइप के सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विच कैन 100% डिसोसिएट। अगर 100% डिसोसिएट है तो I इज इक्वल टू क्या होता है? N। और N क्या है? नंबर ऑफ आयन डिसोसिएशन। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ आयन है? 2। तो यहां पर जो I की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, P0 आपको दे रखा है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, PS आपको निकालना है दोनों में। ठीक है, आराम से निकाल सकते हो। सॉरी, यहां पे Kb की वैल्यू क्यों लिखती मैंने? Kb काम का है नहीं, क्योंकि Kb तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में काम का है। थोड़ा मिक्स हो गया था माइंड में, चलो कोई नहीं। तो यहां पर देखो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है P0, हमें PS निकालना है। मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो दोनों ही केस में, क्योंकि वेट दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, आपको क्या पता पड़ जाएगा? इनके मोल पता पड़ जाएंगे। सॉल्वेंट में भी ये करना है, 80/18 करना है। I इस जगह पे 1 रख देना है और इस केस में कितना रख देना है? 2 रख देना। मैं वैल्यू पुट करके छोड़ देता हूं, आप आंसर निकाल लेना। इन केस 1 फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहां पे। P0 आपको दे रखा है 373 केल्विन माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू N सॉल्यूट। N सॉल्यूट जो है आपको दे रखा है 20 क्या है? इसका वेट यूरिया का। ठीक है, सॉल्यूट 20/60। मोलिकुलर वेट जो है यूरिया का 60 होता है, ये आपको याद कर लेना है। आप सॉल्वेंट का मोल निकालेंगे हम लोग 80/18, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वाटर है, वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18। और केस 1 में यहां पर इंटू क्या जाएगा? 1 क्यों ले रहा हूं? I इज इक्वल टू क्या है? 1 फॉर यूरिया। क्लियर? केस 2 में
373 माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू ये की ये वैल्यू आएगी 20/60, यहां पे आएगा 80/18 इंटू 2। बताओ 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या है वहां पर 2 फॉर NaCl। अब आसानी से आप पीएस निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है ये आपको पता पड़ गया। अगर ये आपने लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वैल्यूज चेंजेस कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन यहां पे हो जाता है, अगर मैं इसको ले लूं, देखो इसको मैं ले लेता हूं 2 ग्राम और इसको ले लेता हूं मैं 3 ग्राम, क्लियर। अगर यहां पे मैंने देखा 2 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। अब केस जो है बहुत ज्यादा डाइल्यूट का है, मतलब ये मान लो NaCl बस चुटकी भर डाला हमने, 80 ग्राम वाटर में जो NaCl है वो चुटकी भर डाला है। इसका मतलब ये केस जो है दोनों, यहां पे 3 ग्राम NaCl है, यहां पे 2 ग्राम यूरिया है ना। तो दोनों ही केस जो है ये बहुत ज्यादा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के हैं। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोल ऑफ सॉल्यूट कैन बी नेग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर। नीचे जो लिखा रहता है भागफल में नीचे जिससे डिवाइड करते हैं, उसमें जो सॉल्यूट के मोल है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और सॉल्यूट के मोल नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपके पास में फॉर्मूला कौन सा आएगा, फिर इस फॉर्मूले को यूज मत करना, ठीक है। फॉर वेरी डाइल्यूट, अगर इसको भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, पी नोट, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास में पी नोट, और कोई चेंजेस नहीं हो रहा, देख लो, क्लियर। तो जब वैल्यू पुट करोगे, अच्छा आई की वैल्यू अभी वहां पे 1 है, यहां पर अभी भी 2 है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ नीचे जो था वो पी नोट आ गया था। तो दोनों ही केस में यहां पर पी नोट की वैल्यू आ जाएगी, और पी नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 373, ठीक है। तो अब की बार पीएस निकाल लेना। तो दोनों फॉर्मूला पुट करना मैंने सिखा दिया आपको। पहला जो फॉर्मूला था जिसमें नीचे की तरफ पीएस था, सॉरी पी नोट ही था, है ना, ये पी नोट वाला पहला जो फॉर्मूला है ये वाला, ये आपको तब लगाना है जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाए। और जब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की बात है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना अलग चीज है, डाइल्यूट होना अलग चीज है, और कंसंट्रेटेड होना अलग चीज है। वो आपको पता पड़ जाएगा जब क्वेश्चन दिखा जाएगा। बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाए तो फिर केस आपको ये वाला लिखना है ना, सिर्फ डाइल्यूट रहे और कंसंट्रेटेड रहे तो फिर आपको केस सेकंड लेना है। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो सेकंड जो फॉर्मूला है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे ना आप, तो सेकंड फॉर्मूला मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, दोनों केस मैंने समझा दिए और इसके क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं मैं RLVP के। अब जो थर्ड, कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, आपको पता हो, कल एक फॉर्मूला पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी था टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी था बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर के लिए हमेशा नोट लगाया जाएगा। और ये वैल्यू आई थी हमारी I इंटू KB इंटू M, मोलारिटी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, तो KB जो है, मैंने बोला था कि KB, अच्छा ये KB हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था, ध्यान रखना, है ना, कांस्टेंट फॉर बेस, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, तो वो KB नहीं है, ये अलग KB है। इट इज एवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, कल नाम बताया था मैंने, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो KB की जो वैल्यू है, ये सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। अगर सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट चेंज होती रहती है तो हर सॉल्वेंट के लिए अलग होगी। अब मान लो किसी क्वेश्चन में आपको KB की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो फिर आप क्या करेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आपको KB की वैल्यू नहीं दी हुई है तो फिर आप क्या करेंगे। तो KB की वैल्यू निकालने के लिए एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है आपके पास में। तो जब KB है,
केबी कैलकुलेशन कैसे करेंगे अगर किसी क्वेश्चन में आपको केबी नहीं दिया हुआ है, और कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर केबी की वैल्यू नहीं दी हुई है। बोर्ड में तो दी जाती है पक्का, और बोर्ड में ज्यादातर वोटर का केस आता है ना, तो वोटर के केस में तो आपको अभी बता दूंगा, डायरेक्ट याद कर लेना है। तो केबी कैलकुलेशन के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है, केबी इज इक्वल टू आर इंटू टीबी नॉट स्क्वायर इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द केबी इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? अब यहां पे कौन सी वैल्यू क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। जो आर है, यहां पर जो आर है ये है गैस कांस्टेंट, इट इज गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पता होगी आपको, है ना, 8.314 जूल पर केल्विन इंटू मोल। और एक और वैल्यू हम लोगों ने बताई थी इसकी, 2 कैलोरी पर केल्विन इंटू मोल। ठीक है, यहां पर जो एम है वो मैंने आपको बता दिया, वो क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर जो टीबी नॉट है ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। भाई सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का ही होगा, मोलिकुलर मास सॉल्वेंट का। अब डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है, डेल्टा एच वेपराइजेशन एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मोलिकुलर मास। क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, अब ये पर मोल होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है पर मोल कितना चेंजेस हुए उसके लिए दिया जाता है। लेकिन हमें क्या पता होता है, किसी भी सब्सटेंस की लेटेंट हीट पता होती है। लेटेंट हीट आप लास्ट क्लास में समझाया था थर्मोडायनेमिक्स में कि वो होती है हिडन हीट, तो प्रति ग्राम दी जाती है ना। और प्रति ग्राम को अगर मैं मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये किसके लिए हो जाएगा, 1 मोल के लिए हो जाएगा, 1 मोल के लिए एंथैल्पी चेंज। क्लियर? तो जैसे क्वेश्चन में देखा था आपको, क्वेश्चन किस तरीके से दिया होगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लीजिए और इसको माइंड में छाप लीजिए कि केबी बराबर है आर इंटू टीबी नॉट स्क्वायर इंटू एम सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। क्लियर? और देखो क्वेश्चन किस तरीके से, जैसे केबी आपको कैलकुलेट करना है, जैसे मैं वाटर के लिए कैलकुलेट करके दिखाऊं आपको। तो वाटर के लिए कुछ वैल्यूज में यहां पे पहले से लिख रखी हो, देखो, कैलकुलेट केबी फॉर वाटर, है ना, कैलकुलेट एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दिया हुआ है इज 540 कैलोरी पर ग्राम, है ना। मतलब 1 ग्राम वाटर को हीट करने के लिए और उसमें से वेपर बनाने के लिए कितनी हीट की जरूरत है, 540 कैलोरी। और इस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है। क्लियर? ये चीजें दी हुई है, हमें पता है। फॉर्मूला जो है हमारे पास में वो है, फिर से लिख देता हूं मैं, आर इंटू टीबी नॉट स्क्वायर इंटू एम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन निकालते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो दिया हुआ है कितना, 540 कैलोरी पर ग्राम इंटू मोलिकुलर मास, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में डेल्टा एच वेपराइजेशन, है ना, कैलोरी पर मोल। क्या आएगा ये, कैलोरी पर मोल, क्योंकि पहले किस में आ रहा था, ग्राम में आ रहा था,
है ना, और वेपर लेटेंट हीट किसमें दिखाई जाती है, ग्राम में, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, पर मोल के लिए निकालनी। क्लियर? चलो, आर की वैल्यू, अगर कैलोरी में वैल्यू यहां पे लेटेंट हीट की दे रखी है, तो आर की वैल्यू भी किसमें लिखनी पड़ेगी मुझे, कैलोरी में कितनी होती है, 2 कैलोरी पर केल्विन इंटू मोल। ठीक है, टीबी नोट आपको दिया हुआ है 373 केल्विन। ये सारी वैल्यू आप यहां पे पुट कर सकते हो। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 18। तो देखो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, और यहां से केबी की वैल्यू निकालेंगे फॉर वाटर। तो केबी इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 2 इंटू टीबी नोट स्क्वायर, मतलब 373 केल्विन का स्क्वायर, इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना आया, ये 540 इंटू 18 540 इंटू 18, ये 18 से 18 कट जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे बच्चों, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू निकल के आएगी 0.52 केल्विन इंटू केजी पर मोल। मैंने कल इसकी यूनिट दिखाई थी आपको। ठीक है, तो ये केबी की वैल्यू आएगी, और ये आपको याद कर लेनी है, किसके लिए, वाटर के लिए। वाटर के केस में आपको ये केबी की वैल्यू जो है ये याद कर लेनी है। क्लियर? अगर नहीं भी दी हुई है तो आपको याद कर लेनी है, डायरेक्ट पुट कर देनी है वहां पर। ठीक है, क्योंकि ये देखा गया है कि 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी चाहिए एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो ये केवी की वैल्यू आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है, अब आप आसानी से जो है, हम लोगों ने कल जो फॉर्मूले दिए थे उसके हिसाब से क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ले रहा हूं यहां पे 6 ग्राम यूरिया एंड 9 ग्राम बेंजीन are dissolved in 80 ग्राम वाटर। 80 ग्राम मत लीजिए, इसको 36 ले लीजिए, 36 ग्राम वाटर। ठीक है, इफ बॉइलिंग पॉइंट of water is 373 Kelvin, then calculate the boiling point of, इसको आप लीजिए 90 ग्राम वाटर। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तब जब 9 ग्राम यूरिया और 9 ग्राम बेंजीन जो है ये 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किए जाए। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमें केबी की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो केबी की वैल्यू जो है मैंने वाटर के केस में आपको बोल दिया है कि आपको क्या करके रखनी है। केबी बराबर आपके पास में हो जाएगा 0.52 केल्विन इंटू केजी पर मोल। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास में जो है डेल्टा टीबी बराबर आपको पता है होता है आई इंटू केबी इंटू एम। एम क्या है, मोलालिटी। अब आई की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों जो यूरिया और बेंजीन है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई की वैल्यू तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, आई की वैल्यू अगर 1 हो गई तो यहां पे क्या आएगा 0.52 केबी की वैल्यू इंटू एम। एम क्या है, मोलालिटी, और मोलालिटी बराबर क्या होता है, मोलालिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एन सॉल्यूट
अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में लिख देता हूं मैं, और यहां पे ऊपर क्या लिख दूंगा 1000। ठीक है, ये मोलालिटी का फॉर्मूला है। एन सॉल्यूट, एन सॉल्यूट कैसे निकालेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। दो, हमें तो क्या करना है यहां पर, टोटल नंबर मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो सॉल्यूट है यहां पे जो ऐड किए, जो डाले गए हैं यहां पर, हम क्या करें, इनके मोल निकालने, जोड़ दे, है ना। तो एन सॉल्यूट में यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं। एन सॉल्यूट आपके पास में आ जाएगा 6/60, है ना। यूरिया जो है उसका मोलिकुलर वेट होता है 60 प्लस गिवन वेट 9, और जो बेंजीन है C6H6, तो 72 प्लस 6 78, तो 9/78 ये आएगा। क्लियर? इसको एक काम करते हैं, बेंजीन को मैं यहां पर ले लेता हूं 3 ग्राम, है ना, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहां पे मैं इसको ले रहा हूं 3 ग्राम। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना। तो यहां पे टोटल मोल आ जाएंगे आपके पास में, ये आएगा 6 से 6 कैंसिल, 0.1 प्लस 78 को डिवाइड करोगे आप 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1/26, है ना। तो ये आ जाएंगे आपके पास में मोल 1/10 प्लस 1/26, 26 चलो इसको सोल्व कर लेना आप। ये आपके पास में टोटल मोल आ जाएंगे एन सोल्यूट, और डब्ल्यू सोलवेंट जो आपके पास में दिया हुआ है वो आपके पास में दिया हुआ है 90 ग्राम, 90 ग्राम। तो ये वैल्यू यहां पे दोनों जगह पुट कर देना आप। और डेल्टा टीबी जो है ये क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट। ये वैल्यू भी आपको दी हुई है कितनी, 373। ठीक है, तो जब ये पूरा कैलकुलेशन हो जाए इधर की, तो उसमें उधर ले जाके इसको क्या कर देना, प्लस कर देना, तो आपके पास में ये टीबी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करना, क्योंकि लेक्चर का टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं इसको सोल्व करने बैठूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। क्लियर? तो आप इसको सोल्व कीजिए और आंसर निकालिए और मुझे टेक्स्ट कीजिए, सर ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये आंसर आ रहा है। क्लियर? तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।